Jai Hind. I welcome you all to the session of passive voice of modal verbs. Modal verbs, if you have basic understanding of modal verbs, you will definitely be able to make its passive voice very smoothly. Strategic exercises will give you insights of that topic. So it's very important to have exercises more and more. Last session that I had taken on basics of passive voice, you must have done exercises, and keep sharing your doubts in case you have any. So passive voice of modal verbs, here you must understand what are the modal verbs. Modal verbs are the verbs that add sense to the sentences. Means ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनकी मदद से हम अपने सेंटेंस में सेंस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि हिंदी लैंग्वेज में एक प्यार है, मोहब्बत है, गुस्सा है, तकरार है, सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर हम ऐसा सुनते हैं यार वो बात नहीं है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात है. अगर आप मॉडल वर्ब्स को अच्छे से जानते हैं तो वो बात है. यस, कैसे वो बात है हम आपको रियलाइज़ कराएंगे और उसके साथ साथ हम उसका पैसिव वॉइस भी कवर करेंगे. राइट, तो डेफिनेटली वो बात है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को बेहतर तरीके से कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज़ करके. तो एक शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स, कैसे इनका यूटिलाइजेशन करना है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं मे की, मे की स्पेसिफिक यूसेज है. जैसे मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटीज. राइट, सेकेंडली मे इज यूज्ड apart from possibilities, may is used for blessings also and for taking and giving permissions. परमिशन देना, परमिशन लेना, ये सब हम मे के यूज से करते हैं. एंड तीसरा यूसेज है मे का फॉर ब्लेसिंग्स और कर्स. तो ये मे के 3 पॉसिबल यूसेज हैं. पॉसिबिलिटी मतलब जब भी आपको कोई पॉसिबिलिटी हो जिसमें 0% सर्टेनिटी हो, मतलब निश्चितता बिल्कुल भी ना हो, 0% सर्टेनिटी हो, ऐसे केसेस में हम मे लगाते हैं और सेंस बिल्कुल रद्दी सेंस, बिल्कुल पॉसिबल सेंस आता है. हो सकता है मतलब कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, हो सकता है. जैसे आपने सेंटेंस बोला हो सकता है मैं आऊं, आई मे कम टुमारो. राइट, इस तरह से हो सकता है आपको इस नए प्रोजेक्ट में कुछ डिफिकल्टीज आए. तो हो सकता है आपको इस नए प्रोजेक्ट में कुछ डिफिकल्टीज आए. यू मे फेस सम डिफिकल्टीज in this project. You may face some difficulties in this project. हो सकता है मैं इस असाइनमेंट को जल्दी रिजॉल्व कर दूं. I may solve this assignment in a very short time. Right? हो सकता है वे लोग इन सजेशंस को लाइक करें. दे मे लाइक दीज सजेशंस. हो सकता है ये टिप्स आपको करियर के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो. यू मे फाइंड दीज टिप्स वेरी यूज़फुल फॉर योर करियर. हो सकता है ये लेक्चर आपको सफल बनाए. दिस लेक्चर मे मेक यू सक्सीड इन योर एस्पिरेशंस. सो इस तरह से हम मे का यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, 0% सर्टेनिटी है. हो सकता है आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे. हो सकता है आज पापा मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछे, माय फादर मे आस्क मी अबाउट माय स्टडीज़. हो सकता है मैं उनको झूठ मूठ आंसर्स दे दूँ. आई मे गिव हिम लेम एक्सक्यूजेज, आई मे गिव हिम रॉन्ग आंसर्स.
राइट। तो हो सकता है जब भी आपको कहना हो आप मे लगाते हैं, राइट। अब ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिखे कि हम इनका पैसिव वॉइस सीख सकें। फिलहाल एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स का जब आप बनाएंगे तो मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस में बस आपको बी ऐड करना है और V3 लग जाना। V3 तो लगता ही है, मतलब कुछ पैसिव वॉइस के कुछ प्रिंसिपल्स तो एकदम फिक्स हैं। कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल, मतलब पैसिव है तो ये तो है ही। पहला प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पहला प्रिंसिपल तो ये है, बोलो मेरे साथ, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये तो होना ही है। और दूसरा प्रिंसिपल फिक्स है V3, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, राइट। और तीसरी बात क्या? चेंज ऑफ सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स का चेंज होगा, वो एक्टिव जैसा सिंटेक्स नहीं होगा, वो पैसिव का सिंटेक्स अलग ही होगा, चेंज ऑफ सिंटेक्स। तो पैसिव वॉइस की कुछ चीज़ें फिक्स हो गई हैं। तो अगर हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें हम लोग बी लगाएंगे। तो जैसे ये सेंटेंस है, आई मे कम टुमारो, बनेगा पैसिव वॉइस? आप कह रहे होंगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, सकर्मक, मतलब उसमें कर्म है, जिसके लिए काम किया जा रहा है वो वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट मैं गया, आई वेंट टू माई होम। अब कुछ लोग होम को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये समझिए ज़रा, आई वेंट टू माई होम, मैं गया, मैं टू होम ना बोलूँ, आई वेंट, दैट टाइम आई हैड गॉन फ्रॉम देयर। तो आई हैड गॉन फ्रॉम देयर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वी कॉल देम ग्रामेटिकली intransitive, and the verbs which have an object are called transitive verbs, right? तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि there is no ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं, खत्म बात। You may face some difficulties in this project, हो सकता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट में कुछ डिफिकल्टीज हो, बताइए बनेगा ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेस मेन वर्ब है, सम डिफिकल्टीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप बना सकते हैं इसका, सम डिफिकल्टीज मे बी फेस्ड in this project by you. Some difficulties may be faced in this project by you. All right? तो पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स केवल बी ऐड हो जाता है। आप देख रहे हैं मे तो यहाँ था ही, मे में बस बी ऐड हो गया, राइट। आई मे सॉल्व दिस असाइनमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो ऑब्जेक्ट है दिस असाइनमेंट, तो क्या हो जाएगा? दिस असाइनमेंट, मे का क्या हो जाएगा? मे बी सॉल्व्ड, दिस असाइनमेंट मे बी सॉल्व्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आसान है, आपको मजा आ रहा होगा मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस को सीखने में, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस में बहुत दर्द नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है और मज़ेदार है, क्योंकि मे का यूज़ आप अक्सर करते भी रहते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ हम बताते रहते हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ऐसा हो, ऐसे बताते रहते हैं। तो 2-3 सेंटेंसेस हम लोग और कर लेते हैं, जैसे यू मे फाइंड इट फ्रूटफुल, हो सकता है आप इसे फ्रूटफुल पाएं, राइट, हो सकता है आप इसे लाभदायक पाएं। तो
it may be found. It may be found fruitful by you. He may deposit amount in some days. He may deposit amount in some days. So amount may be deposited in some days by him. They may call you at any time. हो सकता है वे लोग तुम्हें कभी भी बुला लें. So object is this. You may be called at any time by them. This is all. So I think this section is clear. Possibilities wala, or I will be sharing more exercises with you so that you can have a strong grip over it. And now I'm going to discuss for taking and giving permissions. Right? हम permission देने और लेने दोनों में भी लगाते हैं. जैसे मैंने आपको permission दी. You may ask your doubts with me. You may ask your doubts with me. You may discuss your doubts with me. You may ask me doubts होना चाहिए तो मैं अगर you may share कर देते हैं. You may share your doubts with me, right? So यहाँ पे with me को mistakenly object ना समझ लेना. With me complement है और share क्या करना है? Doubts. तो ये object है. तो object को इधर ले आइए. Your doubts may be shared with me by you. He may develop a plan for this endeavor. He may develop a plan for this endeavor. Endeavor means effort, prayas. Right. So a plan may be developed for this endeavor. This way. So this is how passive voice of me is there, modal verbs. And now I'm going to discuss for blessings and curse. किसी को आशीर्वाद देने में जैसे आपने कहा may you live long, may God bless you, may your problems be resolved in a very short time, may God assist you in your all steps. तो इस तरह से हम किसी को blessings शेयर कर सकते हैं. May you never face such a difficulty. Exclamation mark. इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम दूसरों को विश करते हैं. May you never face such a difficulty. भगवान करे आपको कभी ये परेशानी ना आए. So may
such a difficulty never be faced by you. May such a difficulty never be faced by you. Right? So these are the optative sentences. Optative pronunciation. Optative, right? Many students say optative, tentative, optative. So this is one of optative sentences. So the sentences in which we wish others are called optative sentences. अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए दोनों ही तरीके के सेंटेंस हैं. इसमें हम कर्स भी कर सकते हैं. मतलब किसी को कर्स करना तो अच्छी बात नहीं है. भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना. तो कर्ज करना तो हमारी संस्कृति में नहीं. लेकिन जैसे कभी भी आपको कुछ किसी को कहना है, वैसे मैं इसके लिए इनकरेज नहीं करता, तो आप मे का यूज़ करके आप उसके लिए कह सकते हैं. जैसे छोटा सा कर्ज करते हैं कि तुम्हारा पेन खो जाए, मे यू लूज़ योर पेन, मे यू लूज़ योर पेन. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेन. तो यहाँ पे हो जाएगा मे योर पेन बी लॉस्ट. मे यू नेवर रिकवर. फिलहाल इतना गंदा विश मत करिए. मे यू सो may you never face such problem. May this problem never be faced by you. May you find this morning full of happiness. May this morning be full of happiness for you. May God assist you. In your all endeavors. भगवान तुम्हारे सभी प्रयासों में तुम्हारी मदद करे. So may you be assisted in your all endeavors. बाय गॉड. अब बाय गॉड तो बैकग्राउंड में है ही, उनको आपको एक्सप्लिसिटली कहने की जरूरत नहीं है. इम्प्लिसिटली तो बाय गॉड हो गई. मे यू कीप गोइंग अहेड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. May you keep going ahead on the path of success. Can we make it passive voice? No passive voice. Why? Intransitive verb. So, the verbs which have an object with them are transitive, for example, I'm learning passive voice. Here learn is a verb and this is the object. तो
तो ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि अगर मैं कहूं आई वेंट आउट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद मैं बाहर चला गया, तो आई वेंट आउट, यहाँ पे गो वेंट गॉन ये जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो द वर्ब्स विच हैव नो ऑब्जेक्ट, द वर्ब्स विच हैव नो ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड intransitive verbs. जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। सो हमारा पैसिव वॉइस पॉसिबल है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। सो मेक योर नोट, इस पे भी एक नोट लिख लीजिए। We can make passive voice for only transitive verbs, not for intransitive verbs. So I hope you would have understood the use of may. ठीक है। Now I'm going to discuss the use of can. Everyone knows can shows capacity. Can shows कैपेसिटी, क्षमता। मैं एनडीए एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, आई कैन क्वालिफाई एनडीए एग्जाम। मेरे फ्रेंड्स इस क्विज में अच्छे आंसर्स दे सकते हैं। माय फ्रेंड्स कैन गिव गुड आंसर्स इन दिस क्विज। सो कैन शोज कैपेसिटी, कैन क्षमता को दिखाता है, राइट, कैपेसिटी को शो करता है। तो जैसे मैंने बोला ही कैन डू दिस वर्क, ये उसकी क्षमता है कि वो ये काम कर सकता है। पैसिव वॉइस सिंपली दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। हाउ इजी इट इज। मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस में बी ऐड होना है, और बाकी की चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। अमित कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम इधर आ जाएगा, हो जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय अमित। आकांक्षा कैन हेल्प यू in this work. So it will become object क्या है आपका? You. In this work को object मत लीजिएगा। In this work is just a complement. आपका जो real object है वो you है, तो हो जाएगा you can be helped in this work by Akanksha. Sonali can write a good article. A good article can be written by Sonali. Right. So you found that modal verb was can,
कैन शोज कैपेसिटी, पैसिव वॉइस में कैन बी हो गया, कैन बी, कैन बी, कैन बी। सो इजी है, अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। फर्दर, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। और जब भी आप कुड का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस पास्ट फॉर्म में बनता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के अच्छे रिप्लाई दे सकता था, तो मैंने इसे पास्ट फॉर्म में कहा, आई कुड गिव बेटर रिप्लाई फॉर दीज क्वेश्चंस, राइट। वो मुझे अच्छे सॉल्यूशंस दे सकता था, ही कुड प्रोवाइड मी प्रॉपर सॉल्यूशन, ही कुड प्रोवाइड मी प्रॉपर सॉल्यूशन। तो प्रॉपर सॉल्यूशन यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन could be provided to me by him. Proper solution could be provided to me by him. और अगर मी को ऑब्जेक्ट लाए, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आई से बनाएंगे तो बन जाएगा आई कुड बी provided proper solution by him। और हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए हों तो हम प्रेफर करेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट को। तो अगर एग्जाम में दोनों ही सेंटेंसेस आपके ऑप्शंस में दिए हैं तो आप प्रेफर करेंगे ये वाला, ठीक है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट कन्वेज अ बेटर मीनिंग, सो आप इसे प्रेफर करेंगे। अगला सेंटेंस, अनुष्का कुड हैंडल दिस मैटर मोर इफेक्टिवली। अनुष्का कुड हैंडल दिस मैटर मोर इफेक्टिवली। तो ऑब्जेक्ट है दिस मैटर को इधर ले आइए, दिस मैटर कुड बी हैंडल्ड मोर इफेक्टिव। अब जरा ध्यान दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जैसे मोर इफेक्टिवली लगा हुआ है, तो अब आप ऐसा मत करिए कि दिस मैटर कुड बी हैंडल्ड बाय अनुष्का मोर इफेक्टिवली, क्योंकि मोर इफेक्टिवली का जो चार्म है, जो राइट यूटिलाइजेशन है, वो वर्ब के बाद ही है। तो इसे पहले आप बना लीजिए। आइडियल फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस इज दिस, दैट फर्स्ट यू मेक योर सेंटेंस कंप्लीट विद सेंस and then you add on the remaining things like by subject। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने इस बात पे हाईलाइट किया है कि हमारा अटेंशन बाई सीखना नहीं है, हमारा अटेंशन है कि सेंटेंस के अदर वे को सीखना, कि इन केस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम उसे इफेक्टिवली कैसे बोलें। हमारा अटेंशन यहाँ पर है। हमारा अटेंशन अगर स्विच करता है, सब्जेक्ट पे अटेंशन ना हो करके हमारा अटेंशन एक्शन या ऑब्जेक्ट पे आता है, तो हम उसे कैसे बनाएं। तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि मोर इफेक्टिवली को आप पहले ही लिख लीजिए, बाय अनुष्का। राइट, ही कुड रूमिनेट over it and he could find a better solution। रूमिनेट का मतलब होता है टू
थिंक डीपली, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना, तो थिंक डीपली। और मैंने आपको याद कराया था रूमिनेट को रूम से लिंक कर दीजिए, वो अपने स्टडी रूम में बैठ के डीपली सोचता है इन टॉपिक्स पे ऐसे। तो ही कुड रूमिनेट ओवर इट एंड फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। सो इट कुड बी ruminated over by him, and a better solution is the object, and a better solution could be found by him। तो ये सेंटेंसेस हैं कुड पे, जो कि इसका बेसिक मीनिंग है कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, एंड सकता था, ऐसा इसका हिंदी में सेंस आता है। आप इसके और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुड का एक स्पेशल यूसेज भी है, वो है जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। बहुत ज़्यादा पोलाइट जब आप किसी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद मी, could you please shift a little bit, could you please give me your pen, could you please elaborate this topic, could you please elaborate it। Could you please elaborate it? तो आप इसे बना सकते हैं could it be elaborated, please। Could you provide me proper information? Could you provide me proper information? So again two objects are there, O1 O2। तो आपने उठाया मी को, could I be provided, could I be provided proper information by you। Could they assist you in this difficulty? So this is the object. Could you be assisted in this difficulty by them? So you must have noticed that these sentences make a kind of request. You are making these sentences very earnestly. You generally, when you speak to strangers, their expectations are not there that whether they are going to assist you or not. So there you need to be very extremely polite, and in those cases you use could. Could you please spend some more time on this? Could you please elaborate it in more detail so that I can understand? So such sentences are formed. ये हुआ could का। Could अगर perfect form में use हो तो could have हो जाता है। मैं ये काम कर सकता हूँ, I can do this work। मैं ये काम कर सकता था, I could do this work। मैं ये काम कर दिया होता, I could have done this work। तो ये जो फॉर्मेशन है कि मैं ये काम कर दिया होता, मतलब परफेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो ये could have हो जाता है। ठीक है, तो इसका बनेगा
अगर मैं नीड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करूं तो ये हो जाएगा नीड यू गो देयर, ऐसे। फिर से वही बात, हेल्पिंग वर्ब आपने गायब कर दी। हेल्पिंग वर्ब इसलिए गायब कर दी बिकॉज दिस इज इन द केस ऑफ नीड। तो एग्जाम में आपको ये पहचानना होगा कि नीड वहाँ पे एज ए मेन वर्ब आ रहा है या नीड वहाँ पे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। अगर वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा होगा तो टेंस का जो रोल है, टेंस का रोल क्या है? टाइम को शो करना। तो टाइम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें पहले से ही इन्वॉल्व होगा, आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नीड अगर मेन वर्ब के रूप में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए, आई नीड 2 कैंडिडेट्स, यू डोंट नीड टू गो देयर, डोंट यू नीड टू गो देयर। तो यहाँ पे नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड है। ठीक इसी तरह से डेयर का यूज होता है। डेयर एज ए मेन वर्ब आएगा तो बिल्कुल उसका रोल वैसे ही रहेगा जैसे अदर वर्ब्स का होता है। जैसे आपने कहा हाउ डेयर यू, he dared to say so. उसकी ऐसे कहने की हिम्मत हुई। नेगेटिव, he did not dare to say so. उसकी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी ऐसा कहने की हिम्मत क्यों हुई? Why did he dare say so? इन तीनों ही केसेस में डेयर एज ए मेन वर्ब आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ऑक्सिलरी फॉर्म में बनाऊं तो ही डिड नॉट डेयर टू से सो को मैं कह सकता हूं ही डेयर्ड नॉट टू से सो। डिड हट जाएगा। हाउ डेयर्ड यू से सो। ये तो आपने अक्सर सुना होगा, हाउ डेयर्ड यू से दिस, राइट? Why did he dare to say so? Why he dared to say so? तो ये इसके स्पेशल यूसेज हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। नीड नॉट, डेयर। मॉडल वर्ब्स में यूज टू का यूज आपको पता है कि यूज टू इज यूज्ड फॉर शोइंग हैबिट्स इन पास्ट। तो एक बात और समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में टू आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस में टू बी हो जाएगा, टू बी प्लस बी3 हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये काम होना है तो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हम टू लगाते हैं। कैसे? ही इज टू डू दिस वर्क। ही इज टू डू दिस वर्क का मतलब है उससे ये काम करना है। तो इनके पैसिव वॉइस में टू के साथ टू बी प्लस बी3 हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी प्लस बी3। तो अगर इसका पैसिव वॉइस मुझे बनाना है तो ये हो जाएगा दिस वर्क इज टू बी डन बाय हिम। आई एम टू सेलेक्ट राइट कैंडिडेट्स। मुझे राइट कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने हैं।
I am to select right candidates. So right candidates are to be selected by me. They are to gain benefits. उन्हें benefits gain करने हैं. So benefits are to be gained by them. बेनिफिट्स उनको गेन किए जाने हैं इस तरह से. तो टू जब इस फॉर्मेशन में सेंटेंस दिए जाएं तो उसमें टू भी लग जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. मैंने यूज टू का एग्जांपल लिया, आई यूज टू डू दिस वर्क यूज टू बी डन बाय मी, तो यही रूल इसमें अप्लाई हो जाता है. दिस वर्क यूज टू बी डन बाय मी. अगर मैं सेंटेंस लूं, दे यूज टू रिकॉल इट, राइट, ये हो जाएगा इट यूज टू बी रिकॉर्ड बाय them. It used to be recalled by them. We used to solve it every day. क्या हो जाएगा? It used to be solved every day by us. It used to be solved every day by us. Further, you need to provide more and more details about the exercise, and when you find this exercise, you will definitely be doing it. So, I'm going to give you some more exercises. ये सेंटेंस है, अर्नव इज टू हेल्प हिज सिस्टर. इसी फॉर्मेशन में अर्नव इज टू हेल्प हिज सिस्टर. कम ऑन, स्टार्ट मेकिंग. ऑब्जेक्ट ढूंढिए. हिज सिस्टर, उठा लो इधर, मतलब इस तरफ ले आओ. हिज सिस्टर इज टू बी हेल्प बाय अर्नव. इजी है ना? तो ये पॉसिबल हो पाया जब आपने रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट्स को समझा, स्टेप बाय स्टेप आपने उनको स्टडी किया, राइट. अर्नव इज टू हेल्प हिज सिस्टर. सो इट विल बी, ऑब्जेक्ट यहां भी क्या है? हिज सिस्टर. His sister is to be helped by Arnav. Shaurya has to distribute sweets. जैसा कि आपको पता है, हैज़ टू का यूज़ दो तरह से होता है. एक तो कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब मजबूरी, और दूसरा हैज़ टू का यूज़ होता है पर्पस. पर्पस का मतलब आप जानते होंगे, उद्देश्य, राइट. सो कंपल्शन है, पर्पस है, इसके अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में आता है. Has to, have to, it is used in present. Had to is used in past, and will have to and shall have to is used in future. तो इस सेंटेंस के दो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, और वो दोनों ही एक्सप्रेशंस डिपेंड करते हैं कैसे मूड में उस सेंटेंस को बोला गया है.
अगर शौर्य की मजबूरी है यार, शौर्य को मिठाइयाँ बांटनी ही पड़ती, उसका मन नहीं है, बट क्या करे, शौर्य हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन. But it is his purpose, it is in his plans, he is willingly doing it. Shaurya has to distribute sweets. We have to take care of our country very well. He has to take care of these topics very well. So when you have that intention on your face where you are showing that it's one of your purposes, it is one of your intentions, then obviously the expression will be different. इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, सेम जैसे इज एम आर प्लस टू का बना था, टू बी हो गया था, वही इसमें भी होना है, हैज़ टू भी हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या है, स्वीट्स, उठा लो, स्वीट्स प्लूरल है, तो स्वीट्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शौर्य. Sweets have to be distributed by Shaurya. इस तरीके से. They saw the police chasing a terrorist. They saw the police chasing a terrorist. They saw the police chasing a terrorist. उन्होंने पुलिस को देखा टेररिस्ट का पीछा करते हुए. ठीक है. सो द पुलिस वर सीन. अब देखिए, चेजिंग अ टेररिस्ट ये आ रहा है पुलिस के लिए, तो गलती से कहीं इसको ऑब्जेक्ट के रूप में आप मत ले लेना कि चेजिंग ए टेररिस्ट वाज सीन. नहीं, एक्चुअली देखा किसने, उन्होंने किसको देखा, पुलिस को. क्या करते हुए, चोर का पीछा करते हुए. तो चोर का पीछा करते हुए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, पुलिस के लिए आ रहा है, तो आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में मत लीजिएगा. तो दे सॉ द पुलिस चेजिंग ए टेररिस्ट. द पुलिस were seen chasing a terrorist. इस तरह the police were seen chasing a terrorist. This is how. She was to write a book on animals. She was to write a book on animals. उसे एनिमल्स पे एक बुक लिखनी थी. ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक. ऑन एनिमल्स नहीं है, ऑन एनिमल्स को मत ले लेना. क्या होगा, अ बुक was to be written. सीधा सीधा ले लो, अ बुक ऑन एनिमल्स, छोड़ो मत, क्योंकि ऑन एनिमल्स के बाद में कोई मीनिंग नहीं होगा. साथ में ले लो, अ बुक ऑन एनिमल्स. was to be written by her. They found him helping the poor. They found him helping the poor. ऑब्जेक्ट ये है, तो he was found helping the poor by him. All right. These sentences would have given you clarity in passive voice.
Now, the next session that I will be taking up will be based on the complete exercise session that will be based on interrogative sentences, more about sentences of previous year's papers. This is going to be very interesting because you are going to have sure short questions on passive voice. So stay tuned, keep learning. Wish you all a great and happy learning. Thank you. Jai Hind.